क्या हो अगर हम स्पेस में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दे तो एक ऐसा एस्ट्रॉयड जिसकी रिंग्स आपको हैरान कर देगी। और क्या साइंटिस्ट को दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा मिल गया है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो भविष्य में धरती को बर्बाद कर देने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस से जुड़े ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार इस यूनिवर्स में प्रेजेंट मैटर के हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है और इसे ही हम एंटीमैटर कहते हैं। एंटीमैटर दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट है और इसके सिर्फ 1 ग्राम की कीमत 69 ट्रिलियन डॉलर्स मानी जाती है। अगर हम इसकी कीमत को साइड में रखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये सबसे अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 17 ग्राम्स एंटीमैटर में हम धरती के सबसे करीब वाले स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं, जो हमसे 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। ये इतना पावरफुल होता है कि अगर हम सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर का बॉम्ब बना दे तो ये किसी भी बड़े देश को राख कर सकता है। हालांकि आज तक हम इसको कुछ नैनोग्राम्स की क्वांटिटी में ही बना सके हैं। दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी में आपने मिलर्स प्लेनेट को तो देखा ही होगा। ये गार्गेंटुआ नाम के सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करता था। एंडोरेंस मिशन के दौरान ये कूपर और उसकी टीम के लिए पहली डेस्टिनेशन थी। मिलर्स प्लेनेट पर चारों ओर पानी ही पानी था और वहाँ लोग काफी स्लो मूव करते थे, पर ये वहाँ मौजूद पानी के कारण नहीं बल्कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण था, जो धरती से 130% ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मूवी में रोमिली ने कैलकुलेट किया था कि यहाँ का 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर है। साल 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर को 8 साल हो चुका है। मतलब अगर मिलर्स प्लेनेट जैसा कोई ग्रह सच में होता तो वहाँ भी 1 घंटे के लगभग समय ही बीता होता। वैसे जब हम स्पेस रिलेटेड मूवीज देखते हैं तो हमारी इमेजिनेशन हमें स्पेस वॉर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था, जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक पल था। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में भी एक बार न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुका है। 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में स्थित जॉनस्टन अटोल से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसे स्टारफिश प्राइम के नाम से जाना जाता है और इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी 1.45 मेगाटन्स ऑफ TNT थी। अगर हम इसे हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट से कंपेयर करें तो ये कम से कम 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। कोल्ड वॉर उस समय अपने चरम सीमा पर था और सोवियत यूनियन भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा था। हालांकि अगले ही साल 1963 में दोनों देशों द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई, जिसके अनुसार कोई भी देश स्पेस में न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने हाल ही में एक्सप्लोर करी और क्रिप्टो के जमाने में बहुत ही मजेदार लगी। वो है मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कोई भी क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है और आप लाइफ में इस सब में इन्वेस्टमेंट जल्दी कर सकते हो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिल सके। यहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स है और 100 से ज्यादा कंट्रीज के ट्रेडर्स है। 20 मिलियन डॉलर से अधिक एसेट्स है और 3 बिलियन डॉलर ट्रेडिंग वॉल्यूम। मुद्रेक्स अपने इन्वेस्टर्स को फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स की सहूलियत देता है ताकि आप आराम से इन्वेस्ट करो और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहो। आपको बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स की हेल्प मिलेगी ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सके। आपको ऑप्शन दी जाएगी जिससे आप किसी भी तरह के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सेस कर सकते हो और पुरानी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो ताकि आप सही डिसीजन ले सको। यहाँ आपको एक और अद्भुत फीचर मिलता है, कॉइन सेट्स। बेसिकली इनके कॉइन सेट्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जो कि थीमोस क्रिप्टो बास्केट्स है जिससे आप आइडियाज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप सिर्फ $5 से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और यहाँ पर आप क्रिप्टो डायरेक्टली INR यानी इंडियन रुपीज से खरीद सकते हो। बस कुछ सिंपल KYC वेरिफिकेशन करनी है। इसी के साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिल रही है एंड बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंडिंग ऐप है ये। मेरे ओपिनियन में तो ये बहुत ही टॉप नॉच ऐप है बिगिनर्स के लिए। और मेरा प्रोमो कोड स्टोरीपीडिया यूज करने पर पहले 1000 लोग जो साइन अप करेंगे उनको $15 साइन अप बोनस मिलेगा। तो जाइए मुद्रेक्स.com पर इन्वेस्ट करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। दोस्तों, कहने को तो हर बेटी अपने पिता के लिए चांद होती है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने अपनी बेटी का नाम चांद पर लिखा था। साल 1972 में अपोलो 17 मिशन से चांद पर गए यूजिन सर्नेन वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। यूजिन अपनी बेटी ट्रेसी से बेहद प्यार करते थे और इसीलिए जब वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर वापस लौटने वाले थे उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी के इनिशियल्स TDC मून पर लिखे थे। अब क्योंकि चांद पर हवा नहीं है तो काफी हाई चांसेस है कि वो अपनी इनिशियल्स आज भी वहाँ मौजूद होंगे और यूजिन ने अपनी बेटी का नाम अमर कर दिया होगा। अब वो नाम तो अमर हो सकता है, लेकिन क्या हमारी धरती भी
हमेशा सुरक्षित रह पाएगी। साल 1995 में नैन्सी लिएडर नाम की एक महिला ने ये दावा किया था कि धरती से 39.3 लाइट ईयर दूर स्थित बाइनरी स्टार सिस्टम जीटा रेटिक्यूली में रहने वाले इंटेलिजेंट एलियंस ने उन्हें धरती के अंत के बारे में बताया है। उनके अनुसार 21st सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में निबिरू नाम का एक विशाल ऑब्जेक्ट धरती से टकराएगा और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंशियंट बेबीलोनियन और समेरियन टेक्स्ट में भी निबिरू नाम के उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। वैसे साइंटिस्ट ने आने वाले भविष्य में ऐसी किसी घटना का प्रेडिक्शन नहीं किया है और नैन्सी लिएडर की बात 2012 में होने वाले दुनिया के अंत जैसा ही एक अफवाह हो सकती है। वैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा धरती पर जीवन का अंत पहले भी किया जा चुका है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने धरती से डायनासोर्स का अंत कर दिया था। 10 किलोमीटर लंबे इस एस्ट्रॉइड के निशान आज मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला में देखा जा सकता है, जहां करीब 150 किलोमीटर डायमीटर वाला इम्पैक्ट क्रिएटर बन गया था। लेकिन धरती पर गिरा अब तक का सबसे विशाल इम्पैक्ट क्रिएटर कौन सा है? वैसे उसका नाम व्रेडीफोर्ड क्रेटर है। साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रोविंस में फैला ये क्रेटर आज से 202 करोड़ साल पहले बना था। ऐसा माना जाता है कि उस समय ये करीब 300 किलोमीटर का रहा होगा, लेकिन आज के समय ये सिर्फ 160 किलोमीटर में ही फैला हुआ है और बाकी का एरिया इरोड हो चुका है। शनि ग्रह के रिंग्स आपको हमेशा ही हैरान करती होगी, लेकिन साल 2017 में हमने नेपच्यून की ऑर्बिट के पार क्यूपर बेल्ट में स्थित हाउमिया में भी रिंग्स ऑब्जर्व की है। हाउमिया नाम का ये डॉर्फ प्लेनेट किसी रग्बी बॉल जैसा लगता है। इसके 2 चांद है और इसका एक दिन सिर्फ 4 घंटे का है। मतलब हाउमिया पहले से ही काफी अजीब ऑब्जेक्ट है। साल 2017 में जब ये डॉर्फ प्लैनेट एक स्टार के सामने से गुजरा तो साइंटिस्ट ने इसके चारों ओर एक रिंग सिस्टम ऑब्जर्व किया जो काफी अनोखा था। पर सवाल तो ये है कि आखिर हाउमिया के पास ये रिंग सिस्टम आया कहां से? वेल, साइंटिस्ट की माने तो अर्ली सोलर सिस्टम में हाउमिया की किसी ऑब्जेक्ट से टक्कर हुई होगी, जिसके कारण इसके अराउंड डस्ट पार्टिकल जम गया होगा और समय के साथ इन्होंने रिंग्स का फॉर्मेशन किया होगा। वैसे ये रिंग्स काफी पतली है और आने वाले कुछ लाखों सालों में गायब भी हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा नॉलेज ग्रो हो रहा है, मल्टीवर्स पर हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिलहाल तक तो हम यही मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर हमारे जैसे और भी यूनिवर्स है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दूसरे यूनिवर्सेस बाहर नहीं बल्कि ब्लैक होल के अंदर है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? ये थ्योरी इंडियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट राज पाठरिया और ब्रिटिश मैथमेटिशियन इरविंग जॉन गुड ने दी है। इसके अनुसार यूनिवर्स में मौजूद हर ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स मौजूद है। यूं कहे तो ये ब्लैक होल ही दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि हमारा यूनिवर्स भी एक विशाल ब्लैक होल के अंदर ही मौजूद है और वो ब्लैक होल किसी और यूनिवर्स का हिस्सा होगा। वैसे इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।